हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5 ऑफ द करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 रिवीजन सीरीज कर चुके हैं और पिछला वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ये था क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेलवे मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, जहाँ पर 3 स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इज इंडियाज फर्स्ट ओवरनाइट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो स्लीपर ट्रेन है जो कि वंदे भारत प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि ये जो पहला ट्रेन है ये हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या तक चलाया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, डिजाइंड प्राइमरीली फॉर द प्रीमियम पैसेंजर्स। तो यहाँ पर जो ये तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक, क्योंकि ये फुल्ली एयर कंडीशनड नहीं और प्रीमियम पैसेंजर्स के लिए नहीं बनाया गया था। इसका स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जो कि जो फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि वंदे भारत प्लेटफॉर्म में बनाया गया था। दूसरा, गुवाहाटी से हावड़ा, हावड़ा से गुवाहाटी तक ये ट्रेन चला था, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट कि ये एक नॉन एसी अफोर्डेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, not for the premium passengers but for the common passengers, workers, students and the migrants, उन लोगों के लिए बनाया गया था ये अमृत भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ 3 में से ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये डे 4 का होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज भी जैसे हम 10 टॉपिक को कवर करेंगे, 10 टॉपिक को कवर करने के बाद अंतिम में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है, जिस होमवर्क क्वेश्चन को पढ़ के आपको सही जवाब हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। तो आज के ये 10 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। और इनमें से आप कितना जवाब सही कर पाएंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 इज द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वाज ग्रांटेड द मेरू स्टेटस अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को मेरू स्टेटस कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मिला है? 4 ऑप्शन है, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा, नेशनल एजुकेशन मिशन या फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या मिशन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज द, ये जो मेरू स्टेटस है, मेरू का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत इनको मिला है, जिसके तहत इनको 100 करोड़ रुपीस का एकेडमिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक अलॉट किया गया है, 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वाज एलिवेटेड टू द मेरू स्टेटस अंडर द प्रधानमंत्री उषा, यानी कि उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। अब ये पीएम ऊषा क्या है? तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, aiming to provide the quality, accessibility and the equity of the state run हायर स्कूल इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जितने भी जो स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन करते हुए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, ताकि वहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज किया जाए, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज किया जाए, ठीक है। अब ये मेरू स्टेटस क्या है? तो दिस मेरू यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस आर envisioned in the National Education Policy 2020 as a multidisciplinary universities comparable to the global institution। तो जो जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए ताकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ हम कंपेयर कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ डिब्रूगढ़, इसके बारे में बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1965। लोकेशन कहाँ है इसका? डिब्रूगढ़। एंड ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत का ईस्टर्न मोस्ट यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। एंड दिस मेरू एम्स टू promote the interdisciplinary education, then strengthen the research, improve the global ranking and enhance the innovation ecosystem। तो इसका एम, ये अलग अलग एम है, ठीक है, मेरू का। तो ये रिसेंटली डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को मेरू स्टेटस मिला था, तो सवाल पूछा जा सकता है। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि पद्मश्री अवॉर्डी हेमप्रभा सूतिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो ये हेमप्रभा सूतिया जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है ये? क्लासिकल म्यूजिक, हैंडलूम एंड वीविंग आर्ट, सत्रिया डांस या फिर असमीज लिटरेचर। तो फेमस पर्सनैलिटीज में से सवाल पूछा जा सकता है हेमप्रभा सूतिया के बारे में, ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? इसका सही जवाब होता है सी इज एसोसिएटेड विद द
हैंडलूम एंड द वीविंग आर्ट। तो हेमप्रभा सूतिया इज a renowned Assamese handloom artist who received the Padma Shri award in 2023 for preserving and promoting the traditional Assamese weaving। तो जो ट्रेडिशनल असमीज वीविंग कल्चर है उसको प्रिजर्व या प्रमोट करने में उनको क्या मिला था, ये जो पद्मश्री अवार्ड है ये 2023 में मिला था। सी क्रिएटेड हैंड वूवन वर्जन ऑफ द गुणमाला ऑफ शंकरदेव। तो उन्होंने शंकरदेव जी का जो गुणमाला है उसको उन्होंने हाथ से बनवाया था। देन नाम गोखा माधव देव एंड द भागवत गीता यूजिंग द इंट्रिकेट वीविंग टेक्निक्स। तो जो हमारे जो असमीज जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने शंकरदेव जी का गुणमाला, माधव देव जी का नाम गोखा या भागवत गीता को उन्होंने हाथ से बुना था, जिनको असम गौरव अवार्ड भी मिला है 2022 में और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2023 में। तो कल्चरल लिंकेज देखें तो हैंडलूम इज डीपली कनेक्टेड विद द असमीज आइडेंटिटी। मेखला सादर, मुगा सिल्क, एरी सिल्क एंड द पट सिल्क। तो अगर हम असम के बारे में देखें तो दुनिया में बस एक ही ऐसा स्टेट है, द असम इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल द 3 मेजर वेराइटीज ऑफ सिल्क। जो सिल्क के जो 3 मेजर वेराइटीज है, मुगा, एरी एंड पाट, ये तीनों वेराइटी असम में प्रोड्यूस होता है। दुनिया में बस एक ही ऐसा स्टेट है जो असम है। ठीक है, तो इस बार एक जो स्कीम भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, सेनेजुरी बोल के, उस स्कीम के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश कीजिए इसका भी आप हमें सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश करें। द असम गवर्नमेंट रिसेंटली डायरेक्टेड हॉस्पिटल्स नॉट टू विदहोल्ड द डेड बॉडीज ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स। तो ऐसा बहुत बार होता है कि अस्पताल में ना इलाज कराते कराते उनका डेथ हो जाता है, उनका रिलेटिव्स का डेथ हो जाता है अस्पताल में, और बिल पेमेंट ना करने के कारण अस्पताल जो है वो उनका डेड बॉडी को रिलीज नहीं करता, विदहोल्ड करके रख देता है। तो सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दिया कि आप क्या करेंगे कि अगर कोई बिल पेमेंट नहीं कर पा रहा है ना, उनका डेड बॉडी वहीं पर अस्पताल में पड़ा है, तो आप उस डेड बॉडी को विदहोल्ड मत कीजिए। ये स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिया है हॉस्पिटल्स को, असम स्टेट गवर्नमेंट ने। अब ये जो प्रोविजन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस डिसीजन। तो सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके सामने या इसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, दैट इज द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो असम गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द हॉस्पिटल्स फ्रॉम विदहोल्डिंग bodies because of inability to pay the medical bills, should not deprive families of dignity the last right। तो मर गए हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है अगर देने के लिए, तो हॉस्पिटल उसको उस बॉडी को, उस डेड बॉडी को विदहोल्ड करके नहीं रख सकता है। दिस प्रिंसिपल फॉलोज फ्रॉम द आर्टिकल 21 which the Supreme Court has interpreted to include the right to dignity even after death। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको, लगभग 3 बार इसको इंटरप्रेट किया है कि लाइफ आफ्टर डेथ भी या डेथ के बाद भी उनका डिग्निटी नहीं गिरना चाहिए, विच कम्स अंडर द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहता है आर्टिकल 21 कि किसी भी व्यक्ति का लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं छीना जाना चाहिए। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, काइंड ऑफ फ्रीडम, है ना। किसी भी व्यक्ति का लाइफ या लिबर्टी, पर्सनल जो फ्रीडम है वो नहीं छीना जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कि अगर लॉ ने कोई प्रोसेस बनाया है तो वो लॉ आपकी लाइफ को छीन सकता है। जैसे आपने किसी का मर्डर किया, खून किया आपने किसी का, है ना, तो आपको फांसी की सजा हो सकती है या आपको जेल में डाल दिया जा सकता है। बट ये एक्सेप्ट है ये कि सिर्फ अगर आप लॉ ने कुछ प्रोसीड्यूर बनाया है तो ही वो आपके लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता है, उसके अलावा कोई आपके लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता। ये आर्टिकल 21 कह रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ आपकी लाइफ को छीन सकता है। अब अगर हम एक बात करें, अगर लॉ ही अगर गलत है तो अगर आपने चोरी किया तो आपको फांसी होगी। लॉ ही अगर ऐसा बन गया तो आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और आपको फांसी होगी। ऐसा लॉ अगर बन जाए तो क्या वो लॉ आपकी लाइफ को छीन सकता है?
तो सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट में एक नया इंटरप्रिटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नया चीज भी जोड़ दिया है विच इज नोन एज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अगर लॉ ही अगर गलत है तो वो लॉ आपकी लाइफ को नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल 21 को अच्छे से तो वहां पर हम अच्छे से समझेंगे कि प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगर हम देखें तो इस आर्टिकल 21 को ना यहाँ पर बात क्या कौन सी बात बताई गई है, डिग्निटी के बारे में बात बताई गई है। तो डिग्निटी को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 को बार बार इंटरप्रेट किया है। लगभग मोर देन 34 राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, डिग्निफाइड ट्रीटमेंट आफ्टर डेथ जो सवाल में पूछा गया था, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। अगर आपको बाहर अब्रॉड कंट्रीज जाना है तो उसका भी आपके पास अधिकार है। हाँ, एक चीज आप गलती नहीं करना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो कि अंडर आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 19 में आता है। अगर आपको देश भर के अंदर कहीं पर भी मूव करना है, यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री, तो वो अंडर आर्टिकल 19 के अंदर आता है। एंड अगर आपको पूछा जाए कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये भी आर्टिकल 21 के ही अंदर आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो कि आज तक सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको इंटरप्रेट करता हुआ आया है, जिसके अंदर मोर देन 24 राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 21 बार बार सवाल पूछा जाता है इसके बारे में, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये दोनों कंसेप्ट पूछता है इसके बारे में। तो इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन विच एरिया ऑफ असम। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में एक मेजर डिस्कवरी किया है कि यहाँ पर कि क्या पाया कि एक मेजर हाइड्रोकार्बन रिजर्व पाया है। ठीक है, अब ये कौन से जगह पर पाया गया है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, डिगबोई माकुम बेल्ट, नाहरकोटिया रीजन, नामरूप बोरहाट एरिया या फिर मोरान ऑयल फील्ड। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो आज के दिन में इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है क्लीनेस्ट या क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी देन द पेट्रोलियम माना जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस आज के दिन में बढ़ रहा है और ये हाइड्रोकार्बन रिजर्व जो असम में पाया गया है इसको काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। ठीक है, अब बताइए कि कौन से जगह पर ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डिस्कवर किया है हाइड्रोकार्बन रिजर्व। इसका सही जवाब होता है नामरूप बोरहाट एरिया या नामरूप बोरहाट बेल्ट 1 भी कहते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड अनाउंस अ सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इन द नामरूप बोरहाट एरिया, स्ट्रेंथनिंग द असम्स पोजीशन इन द इंडियाज ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन। तो भारत का सबसे या एशिया का ही हम कह सकते हैं सबसे पुराना जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया है डिगबोई, उसके आमने सामने ही हाइड्रोकार्बन रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। वाई असम इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज असम इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ द इंडियस पेट्रोलियम इंडस्ट्री। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम इंडस्ट्री अगर देखें तो कहाँ बनाया गया है? डिगबोई में। पहली बार ऑयल ड्रिल किया गया था 1889 में और 1901 में पहला रिफाइनरी भी बनाया गया था, विच इज द एशियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी विच इज लोकेटेड इन द डिगबोई। एशिया का ही सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी हम कह सकते हैं। पहली बार ऑयल ड्रिल भी यहीं पर किया गया था 1889 में। और अगर हम असम में बात करें तो मेजर जो ऑयल कंपनीज है वो कौन से हैं? एक तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL और तीसरा नुमुलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो दीज आर 3 मेजर ऑयल कंपनीज इन असम जो कि असम में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। ये इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है इज प्राइमरीली यूज्ड टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स इन विच सेक्टर। तो स्टेट्स का प्रोग्रेस को ये चेक करता है ये इंडेक्स, कौन से सेक्टर में स्टेट का प्रोग्रेस को ये चेक करता है या एक्सेस करता है। 4 ऑप्शन है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट या फिर स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो
द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, ये कौन से सेगमेंट को चेक करता है या इसका प्रोग्रेस को चेक करता है स्टेट, अलग-अलग स्टेट्स के अंदर? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, दैट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट। द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इवेलुएट्स how effectively states are adopting the electric vehicles and developing the supporting infrastructure such as the charging stations, manufacturing ecosystem और the policy support। तो कौन सा स्टेट किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट कर रहा है या फिर किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो चेक करता है ये इंडेक्स। ठीक है, वाई ईवीज मैटर, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के दिन में क्यों जरूरी है आप सभी को पता है ना। इज क्रूशियल बिकॉज ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कार्बन एमिशन। जो कि पेट्रोलियम व्हीकल है, पेट्रोल डीजल के व्हीकल है, वो क्या करते हैं, कार्बन एमिशन करते हैं, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है, विच इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। देन ईवीज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड पेट्रोल, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं है कि हम खुद का निकाला हुआ पेट्रोल से हम क्या कर सकें, अपने देश को चला सके। हमें ज़्यादातर पेट्रोल को क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। और आप सभी को पता है कि पेट्रोल का प्राइस अभी 100 से ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा पेट्रोल पर डिपेंडेंस है, इंपोर्ट पेट्रोल पर डिपेंडेंस है, ये ईवीज इसको कम करेगा। एंड ऑल्सो दे सपोर्ट द नेट जीरो टारगेट। भारत ने जो टारगेट लिया है कि हम नेट जीरो तक जाएंगे, ठीक है, जितना हम इमिशन कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। इंडिया ने टारगेट लिया है कब तक, 2070 में हम नेट जीरो तक जाएंगे, ऐसा इंडिया ने टारगेट लिया है। और इसके लिए सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर कहें तो फेम स्कीम, द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज नोन एज द फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फेम स्कीम के बारे में भी आपको एक बार देख के जाना है। देन पीएम ई ड्राइव स्कीम या फिर स्टेट ईवी पॉलिसी, से अलग अलग सरकार के इनिशिएटिव है। असम, जिसने क्या किया कि इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक बसेज इन गुवाहाटी। आपको गुवाहाटी में अगर आप आए हैं, गुवाहाटी अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा चारों तरफ जो ग्रीन बसेस दिखाई देते हैं ना। असम ने क्या किया कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस किया है गुवाहाटी में। और इसके साथ साथ अभी तो ये नॉट जस्ट सिटी से बाहर भी ये ईवीज चलने लगे हैं। देन प्रोमोटेड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनकरेज द ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो असम जो है ये प्रोमोट कर रहा है अलग अलग ईवीज को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आप ये भी बताइए कि द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? चार ऑप्शन है आपके पास, नीति आयोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ द पावर कॉरपोरेशन। ये जो स्टेट एनर्जी इंडेक्स है, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है ये इंडेक्स? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्यों? टू मेजर द स्टेट्स परफॉर्मेंस इन एनर्जी कन्वर्जन एंड द एफिशिएंसी इनिशिएटिव। तो एनर्जी कन्वर्जन की, हम कौन सा एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, या कितना एफिशिएंट है हमारा एनर्जी कंजम्पशन, वो चेक करने के लिए इंडेक्स बनाया जाता है। वाई एनर्जी एफिशिएंसी मैटर्स? बिकॉज एनर्जी एफिशिएंसी हेल्प्स टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, also the lower carbon emission, also to improve the economic productivity and also the enhance the एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए आज सरकार ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किया है, जैसे अगर मैं कहूँ आपको तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है, जहाँ पर आपको रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाता है, जो आपके घर में आप खुद क्या कर सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, खुद इस्तेमाल भी कर सकते हो। और कंपनीज जैसे कि एपीडीसीएल, आसाम में एपीडीसीएल को आप सेल भी कर सकते हो जितना एनर्जी आपका बच जाता है। तो ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है ना। और ये जो एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, यहाँ पर क्या क्या एवेल्यूएट किया जाता है, जैसे बिल्डिंग्स को, इंडस्ट्री को, म्यूनिसिपल सर्विस एरिया को, एग्रीकल्चर को या फिर ट्रांसपोर्ट, ये अलग अलग जगह को एवेल्यूएट किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूली अनाउंस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन असम एम्स प्राइमरीली टू प्रमोट विच एरिया। असम में जो रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनाउंस किया गया है ये कौन से एरिया को प्रमोट करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कौन से एरिया को ज़्यादा प्रमोट करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई जो हम कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इसकी ज़रूरत आज के दिन में बहुत ज़्यादा है आने वाले दिनों में। तो इसको ही प्रमोट करने के लिए या एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए आसाम में बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। द प्रपोज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीक्स टू स्ट्रेंथन द इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप इंक्यूबेशन and advanced technological development in Assam. Such centers promote the industry academia collaboration। क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि हमारे जो एकेडमिक्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलाबोरेटेड नहीं है। कोई अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो वो बस बुक में पढ़ता है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए या फिर एनकरेज द स्टार्टअप्स, डेवलप द स्किल्ड मैन पावर एंड सपोर्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ये अलग अलग इसके इम्पोर्टेंस माने जा सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के। एंड करंट फोकस एरिया देखें तो ये क्या क्या चीज़ों में फोकस करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स या फिर साइबर सिक्योरिटी, ये अलग अलग सेगमेंट में ये फोकस करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द एसएप प्रोजेक्ट इज प्राइमरीली एम्ड एट इम्प्रूविंग विच सेक्टर इन असम। तो ये जो एसएप प्रोग्राम है या एसएप प्रोजेक्ट है ये कौन से सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है? कौन से सेक्टर को इम्प्रूव करेगा ये एसएप प्रोग्राम? 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। रूरल हेल्थ केयर, स्कूल एजुकेशन एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। कौन से सेक्टर को ये फोकस करेगा या कौन से सेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा ये एसएप प्रोजेक्ट? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज द स्कूल एजुकेशन एंड द एडोलेसेंस डेवलपमेंट। द एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो असम, इसका फुल फॉर्म होता है असम सपोर्टिंग स्कूल एजुकेशन एंड एडोलेसेंस वेलबींग। एसएप का फुल फॉर्म से ही आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन में फुल फॉर्म नहीं डाला है ना, कि स्कूल द असम सपोर्टिंग स्कूल एजुकेशन एंड द एडोलेसेंस वेलबींग, इसका ये फुल फॉर्म है। प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द एजुकेशनल आउटकम्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ द एडोलेसेंस। इसके की ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो improve learning outcomes, then reduce dropout, then strengthen school infrastructure and also the promote the life skill and the well-beings. Why it is important? अगर हम देखें तो adolescence is a critical stage for skill development, mental well-being। हाँ, यहीं से गो यस। Why it is important? Adolescence is a critical stage for the skill development, mental well-being, career readiness and social development। अगर इसका हम लिंकेज देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, सो द प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू एसडीजी 4 यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड एसडीजी 5 यानी कि जेंडर इक्वलिटी। ये अलग अलग एसडीजीज के साथ भी ये लिंक्ड है ये एसएप प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 that Assam government revised the land transaction norms primarily seeks to regulate the land sales between which two categories। तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने जो लैंड ट्रांजेक्शन या लैंड खरीदने को, मिट्टी खरीदने को, ज़मीन खरीदने को या बेचने को जो नया नियम बनाया है, नया रिवाइज्ड नॉर्म्स बनाया है, कौन से 2 कैटेगरी के बीच रेगुलेट करने के लिए बनाया है? विच प्राइमरली सीक्स टू रेगुलेट द लैंड सेल्स बिटवीन विच 2 कैटेगरीज, विच कैटेगरीज? नंबर 1 ऑप्शन 1 अर्बन एंड रूरल रेसिडेंट, ऑप्शन बी ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल्स, ऑप्शन सी इंडिजिनियस एंड नॉन इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन सर्टेन एरियाज या ऑप्शन डी
गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, दैट इज द इंडिजिनियस एंड द नॉन इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन सर्टेन एरियाज। So, जो revised land transaction policy was introduced to protect the indigenous land rights and prevent the demographic pressure in the sensitive areas। जो sensitive areas का जो demographic pressure है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिजिनियस लोगों के जो राइट्स है, लैंड राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सो लैंड इन आसाम इज लिंक्ड टू द कल्चरल आइडेंटिटी। एज यू ऑल नो दैट आसाम में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, तो उनका कल्चर सबका अलग अलग है। या इंडिजिनियस राइट्स या इकोनॉमिक सिक्योरिटी या ट्राइबल प्रोटेक्शन, ये अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने इसको रिन्यू किया है। ठीक है, देयर आर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटीज इन इंडिया। जैसे कि भारत के संविधान में अलग अलग प्रोटेक्शन अगर देखें, जो 5th शेड्यूल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर के जो शेड्यूल एरियाज है या शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको वो जगह को एडमिनिस्टर या कंट्रोल करने के लिए 5th शेड्यूल में बताया गया है। अगर हम बात करें 6th शेड्यूल के बारे में, तो द प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल का भी स्पेसिफिकली इन द दार्जिलिंग, गोरखा हिल काउंसिल, ये अलग अलग एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज को कंट्रोल करने के लिए 6th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 371 का जो बी है, यहाँ पर भी देयर आर स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आसाम। तो आपको आर्टिकल 371 से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। मैं सबके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ कि आर्टिकल 371 ए जो है वो नागालैंड के बारे में बात करता है। वहीं पर आर्टिकल 371 बी जो बात करता है, हमने यहाँ पर लिखा है कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू आसाम। अगर सी देखें 371 सी, तो मणिपुर के बारे में। आर्टिकल 371 डी अरुणाचल के बारे में है। आर्टिकल 371 ई जो है वो आंध्र प्रदेश के बारे में है। आर्टिकल 371 एफ जो है वो सिक्किम के बारे में है। और आर्टिकल 371 जी जो है वो मिजोरम, एंड एज जो है वो अरुणाचल प्रदेश, आई जो है वो गोवा के लिए बनाया गया है। तो मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से रिवाइज करना है एक बार, ठीक है। चलिए चलते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत मिशन। अमृत मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। रूरल रोड डेवलपमेंट, अर्बन वाटर सप्लाई एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, देयर इज द अर्बन वाटर सप्लाई एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। अमृत जिसका फुल फॉर्म ही होता है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आप फुल फॉर्म देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। वाज लॉन्च इन 2015 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अर्बन एरियाज थ्रू बेटर वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, देन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड द ग्रीन स्पेसेस। मेन कंपोनेंट क्या है कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई हर अर्बन एरिया में हो, सीवेज एंड द सप्टेज मैनेजमेंट हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस बने अर्बन एरियाज में, है ना। और वाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट अर्बन इंडिया फेसेस चैलेंजेस, क्योंकि हमारे भारत के जितने भी अर्बन एरिया से सारी जगह पर आपको देखेंगे बड़ी बड़ी शहरों में वाटर स्केर्सिटी, देयर आर पोर ड्रेनेज सिस्टम लाइक इन गुवाहाटी। रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण हो क्या रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर धीरे धीरे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमें दिखाई देता है। तो वहाँ पर ग्रीन स्पेसेस बनाया जाए, ये इस अमृत मिशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अमृत मिशन विच एम्स टू क्रिएट द लिवेबल एंड द सस्टेनेबल सिटीज, जहाँ पर रहा जा सके ऐसा सिटी बनाया, सस्टेनेबल सिटी बनाया जाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कशन किया, और अंतिम में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है। ये होमवर्क क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करें, ठीक है। और इससे पहले आप हमें ये बताइए कि ये 10 में से आपने कितना क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताइए। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो 3 स्टेटमेंट है कि
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका एनुअल मीटिंग जो होता है वो डावोस में होता है। और तीसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज ए स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।